Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely the global order, India's view. ग्लोबल ऑर्डर में जो इंडिया का व्यू है वो हम देखने जा रहे हैं कि अब प्रोग्रेस क्या चल रही है इंडिया की। अगर हम सिंस द इंसेप्शन हम बात करें, सिंस द इंडिपेंडेंस हम बात करें अपनी, तो उस वक्त से लेकर अब तक कितनी प्रोग्रेस इंडिया कर चुका है और कितनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है और कौन से ब्लॉक का साथ वो इस वक्त दे रहा है। ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप इसको जो है वो इस डाटा को पाकिस्तान और इंडिया के जो अफेयर्स हैं उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। The contemporary global order, largely shaped by the US, is still very much in existence. ठीक है, अब जो कंटेम्परेरी ग्लोबल ऑर्डर है, यानी कि अभी का जो चलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर है जिसको शेप दिया यूएस ने, वो स्टिल अभी भी बहुत अच्छी खासी एग्जिस्टेंस में है। बट मीन वाइल द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इनएविटेबली शिफ्टिंग विद द राइज ऑफ चाइना एंड द रिसर्जेंस ऑफ रशिया। लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, तकसीम नजर आ रही है हमें पावर की, वो भी इनएविटेबल है। ठीक है, नागुजीर है, शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। कब से हुई है ये शिफ्ट? चाइना की राइज के बाद से, जब से चाइना उभर कर सामने आया और रिसर्जेंस हुई रशिया की। ड्यू टू इट्स innate geopolitical and geoeconomic significance as well as proximity to China, Central and West Asia, the Middle East and East Asia, great power competition has had impacts on social Asia, South Asia, regional politics. ठीक है, इनेट होता है कुदरती तौर पर पहले से। ठीक है, जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो था, ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी अगर चाइना की देखी जाए तो सेंट्रल वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट देख लें, ईस्ट एशिया देख लें, तो ये ग्रेट पावर कंपटीशन चल पड़ा है। ठीक है, इसके इम्पैक्ट्स नजर आए हमें साउथ एशियन रीजनल पॉलिटिक्स पर। The situation in Afghanistan earlier as a fallout of the Cold War and later in the form of the US invasion, तो हम इसकी सिचुएशन देख सकते हैं अफगानिस्तान में, जैसे कि कोल्ड वॉर के बाद हमने देखी। उसके अलावा यूएस की इन्वेजन में हम के जो अफगानिस्तान में हुई उसके बाद हमने देखी द यूएस एफर्ट्स टू कंटेन चाइना, और जो चाइना के को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, थामने के लिए जो यूएस की कोशिशें हैं। एंड द ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इन साउथ एशिया। और चलती हुई जो मुसलसल चलती हुई रशिया और यूक्रेन की जंग है, ये चीजें, तमाम चीजें एक्सप्लेन करती हैं कि इनकी इम्प्लीकेशंस, इनके असरात ग्लोबल ऑर्डर पर के जो असरात हैं वो साउथ एशिया में किस कदर पड़ते हैं। यानी कि जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है, चाहे वो यूनिपोलर हो, बाइपोलर हो, मल्टीपोलर हो, रशिया का इमरजेंस हो, चाइना का इमरजेंस हो, यूएस का इमरजेंस हो, ठीक है, किसी का भी इमरजेंस होगा, जब ग्लोबल पावर में, जब ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आएगा, तो हम शुरू से देखते आए हैं कि साउथ एशिया के ऊपर इसकी बहुत सी इम्प्लीकेशंस नजर आती हैं, इसके बहुत से इम्पैक्ट्स नजर आते हैं, जैसा कि इन्होंने अफगानिस्तान की यहाँ पर एग्जांपल भी कोट की। द रीजन इज मायर्ड इन एन इंट्रिकेट हिस्ट्री ऑफ वॉर्स। इंट्रिकेट होता है बहुत उलझी हुई। ठीक है, तो ये रीजन हमेशा से उलझी हुई हिस्ट्री जो है जंगों की, उसमें ही फंसा रहा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहे हैं, ठीक है, सरहदों के डिस्प्यूट्स रहे हैं, एंड मिसट्रस्ट ट्रस्ट रहे हैं। ठीक है, बेयकीनी की कैफियत रही है। द मेजर पावर राइवलरी अंडरपिन्स दीज चैलेंजेस, contributing to overlapping threat perceptions and the introduction of multifaceted capabilities. ठीक है, मेजर पावर्स की राइवलरी चलती आई है, तसादुम आपस में चलता है, झगड़ा चलता है, जो इस चैलेंजेस को जन्म देता था, आगे से मजीद बढ़ाता था, और ओवरलैप कर जाते थे थ्रेट्स, परसेप्शंस भी। ठीक है, और इंट्रोड्यूस होते थे मल्टी फैसेटेड जो फैसेटेड कैपेबिलिटीज थी वो भी। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तारीखी तौर पर हम देखने जा रहे हैं इसको, इंडिया चैंपियन नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, इंडिया नॉन अलाइनमेंट में गया। however it was more agile in practice than it was in theory, as it chipped away from its traditional stance of non-alignment and welcomed assistance from both powers during the period from the 1950s to 1960s. अगर हम इसकी प्रैक्टिस के तौर पर देखें, जैसे थेरीज के हवाले से भी बताया जाता है, चिप्ट अवे, अगर इसको देखा जाए, दूर करके देखा जाए, इसके सकाफती स्टांस से इसको दूर हटाया जाए, जो नॉन अलाइनमेंट का ये कहता होता था, ठीक है, इंडिया। ठीक है, तो ये वेलकम अगर इसने किया, असिस्टेंस को वेलकम किया, इसने दोनों तरह की पावर्स को वेलकम किया था 1950 से 1960 की दहाई में अगर हम देखें तो। सून आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के फौरन बाद, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर इन 1948, इंडिया ने कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया 1948 में, वायोलेटिंग द पार्टीशन प्लान
प्लान और उसने वायलेट किया था, तोड़ा था, खराब किया था, खलल पैदा किया था पार्टीशन प्लान में। ऑन September 6th 1965 India crossed the international border between Pakistan and India which resulted in a full fledged war between the two countries। 6 सितंबर 1965 में इसने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान था, ठीक है। फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू होगी दोनों कंट्रीज के दरमियान। दिस वाज फॉलोड बाय द वॉर इन दिसंबर 1971 और इसको यही फॉलो करती हुई वॉर आगे दिसंबर 1971 तक जाती है, विच रिजल्टेड इन द ट्रेजिक इवेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन, जिसमें हमें एक ट्रेजिक इवेंट देखने को मिलता है जो कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का इवेंट है। In 1971, India signed a defense pact with the USSR, which was a complete departure from its traditional stance on non-alignment। अब 1971 में इंडिया साइन कर लिया साइन उसने यूएसएसआर के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया जो कि कंप्लीट डिपार्चर था, यानी बिल्कुल पीछे हटने वाली बात थी। उसका जो सकाफती स्टांस चलता था ना कि नॉन अलाइनमेंट, के हम नॉन अलाइनमेंट करें, किसी के साथ अलाई नहीं बना रहे अपने आप को, तो वो तो इसका कंप्लीट जो है वो हमें निग्लेक्ट होता हुआ स्टांस नजर आता है। इन एडिशन अगर मजीद बरा इसमें हम ऐड करें तो इंडिया न्यूक्लियराइज द रीजन बाय कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 थ्रेटनिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो 1974 में ये थ्रेटन करके रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को जो है वो न्यूक्लियर धमाके भी कर देता है। एट द बिगनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, जब स्टार्ट होती है 21वीं सदी का आगाज होता है, इंडिया इमर्ज्ड एज अ की यूएस एलाई इन द रीजन टू प्रमोट द यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजी बाय कंटेनिंग चाइना। तो यूएस का साथ देता हुआ नजर आता है इंडिया हमें इस रीजन के अंदर, यूएस की स्ट्रेटेजी में उसका उसका साथ दे रहा होता है जो कि कंटेन करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए है। न्यू दिल्ली रिलैक्स इट्स एडहेरेंस टू स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी एंड मूव क्लोजर टू द यूएस एंड इट्स allies, बिकमिंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द रीजन। न्यू दिल्ली रिलैक्स नजर आ रही है, ठीक है, एडहेरेंस नजर आ रही है उसकी हमें, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है, क्लोजर जाता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस के साथ, उसके साथ अलाय बना हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ है, ठीक है, रीजन में। सिंस देन उसके बाद से अगर देखें, इट हैज बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, ये यूएस लेड जो यूएस का बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है ना, तरतीब दिया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर, उसको बेनिफिट भी यही करता आ रहा है। रिसीविंग डिफेंस सपोर्ट भी लेता आ रहा है, इम्प्रूविंग इट्स कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, अपनी जो कन्वेंशनल और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, सलाहियतें हैं, उनको भी बेहतरीन करता हुआ आ रहा है, बेहतर करता हुआ आ रहा है। एंड फर्दरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स, और आगे मजीद अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी फर्दर आगे लेकर चल रहा है। द यूएस हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एन एक्सेप्शनल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG waiver in 2008 and increased defense ties with India। यूएस ने ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर रखा है एनएसजी को, ठीक है, 2008 में किया था और इंक्रीज किया डिफेंस टाइज को इंडिया के साथ। ऑल्सो इंडिया होल्ड्स अ की प्लेस इन द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड द क्वाड। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी उसने की रोल प्ले किया है यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, क्वाड में, ठीक है, जिसका एक अहम हिस्सा है इंडिया भी, जो कि कंटेन करने के लिए चाइना को बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में। Besides, इसके बजाय the US and India have signed multiple agreements aimed at enhancing military cooperation between the two countries। इसके अलावा भी हम देखें तो यूएस और इंडिया ने जो है वो मल्टीपल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अपनी मिलिट्री कॉपरेशन जो करने के लिए, एनहेंस करने के लिए उसको दोनों कंट्रीज के दरमियान हो रही है ये सब कुछ, विच इंक्लूड द जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन इन 2002, जिनके अंदर ये जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है ये शामिल है, जो 2002 में साइन हुआ था। The Logistic Exchange Memorandum Agreement signed in 2016। 2016 में हमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट नजर आता है जो 2016 में हुआ। द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी compatibility and security agreement signed in 2018। ठीक है, कंपैटिबिलिटी कहते हैं हम आहंगी को, ठीक है, कम्युनिकेशन हम आहंगी वाली सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी इन्होंने किया 2018 में। उसके बाद बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ जो कि साइन हुआ अक्टूबर 2020 में। रिसेंटली द टू कंट्रीज कंक्लूडेड अ रोड मैप फॉर डीपनिंग डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू द यूएस। रिसेंटली हमें दोनों कंट्री में एक रोड मैप जो नजर आ रहा है डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन का, उसके दौरान नजर आया जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं यूएस की तरफ। ठीक है, द इंट्रिंसिक कंट्राडिक्शन कंटिन्यूज टू बी द प्रिंसिपल प्लैंक ऑफ द इंडियन पॉलिसी। और ये अंदरूनी छुपा हुआ जो कंट्राडिक्टरी जो कंट्राडिक्शन नजर आ रही है हमें, ये जो एक प्रिंसिपल प्लैंक है इंडिया की पॉलिसी का वो नजर आ रहा है।
इंडिया वन ऑफ द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला मेन जो बेनिफिशियरी है ना, ठीक है, लेने वाला भी और पहुंचाने वाला फायदा भी, वो यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर का वो इंडिया है। इज लाइक वाइज पिचिंग इटसेल्फ एज अ ग्रेट पावर नेशन, ठीक है, और ग्रेट पावर नेशन के तौर पर के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। दिस हैज एनकरेज द बिलीफ इन रीजनल हेजमनी इन इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट। अब ये क्या है, ये एनकरेज करती है, हौसला अफजाई करती है रीजनल हेजमनी को, इंडिया स्ट्रेटेजिक थॉट को, एज वेल एज द डिजायर फॉर अ प्रोमिनेंट ग्लोबल पोजीशन। और वो वहां पर एक प्रोमिनेंट ग्लोबल पोजीशन की डिजायर भी है साथ में उसकी। इंडिया सीज द escalating strategic competition between the US and China as a chance to promote its great power ambitions। अब इंडिया इसको ना एक बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो बढ़ रहा है ना, एस्केलेटिंग होता है बढ़ना, ठीक है, तेजी के साथ जो यूएस और चाइना का ये कंपटीशन बढ़ रहा है, इसको एक तौर पर बेनिफिशियल भी ले रहा है। उसकी जो ख्वाहिशात है, उसकी जो एम्बिशंस है ना, कि वो खुद एक ग्रेट पावर के तौर पर उभरे, तो वो उस चांस के तौर पर उसको लेकर उससे फायदा भी उठा रहा है, while at the same time representing itself as a key country for promoting the US interest in the region। और साथ ही साथ वो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को कि वो एक की कंट्री है जो प्रमोट कर रहा है यूएस के इंटरेस्ट को रीजन के अंदर। फर्दर मोर मजीद बरा इंडिया कंटिन्यूज टू डीपन इट्स स्ट्रेटेजिक टाइज विद द यूएस। इंडिया कंटिन्यूसली जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं यूएस के साथ उसको बढ़ा रहा है। मीन depending on Russia for advanced military technologies with the recent purchase of the S-400 missile defense system, the case in point। तो साथ ही साथ उसने रशिया के साथ भी ताल्लुकात एडवांस किए हुए, जिसमें एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ले रहा है। रिसेंटली उसने परचेज किया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। The US is enhancing India's military capabilities at the cost of Pakistan security। अब यूएस जो एनहांस कर रहा है इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, किसकी कॉस्ट पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कॉस्ट पे। अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड फ्यूलिंग एन आर्म रेस। तो इससे क्या हो रहा है, इससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है रीजन की, वो भी हिट होती हुई नजर आ रही है। और ये जो आर्म रेस है, जो हथियारों की जंग है, ये जो रेस है, वो और भी ज्यादा फ्यूल हो रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। द डीपनिंग इंडो US strategic partnership which had led to improvement in India's conventional and nuclear capabilities as well as more aggressive military posture। ठीक है, अब डीपन होते नजर आ रहे हैं, इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नजर आ रही है, इंप्रूवमेंट उसमें नजर आ रही है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सलाहियतें जो हैं वो इंडिया की बढ़ती जा रही हैं, एग्रेसिव मोड की तरफ लेकर जा रही है, मिलिट्री पोस्चर प्रेजेंट कर रही हैं। हैज डीप इम्पैक्ट्स ऑन द रीजन एंड पाकिस्तान एट लार्ज। और इसके इन तमाम चीजों के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हैं, जो असरात हैं, वो रीजन पर, खसूसी तौर पर पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा पड़ रहे हैं। The traditional rivalry between India and Pakistan has intensified with the arrival of the Modi-led BJP government। अब ये जो सकाफती राइवलरी, जो दुश्मनी, यह झगड़ा चलता आ रहा था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो इंटेंसिफाइड हो गया, मजीद उभर कर और ज्यादा जो है वो बढ़ गया जब से अराइवल हुआ मोदी का, बीजेपी गवर्नमेंट आई। विच इज अ स्टांस फॉलोवर ऑफ द आरएसएस एंड हिंदुत्व, जो कि एक कट्टर किस्म का स्टांस होता है, कट्टर किस्म का, ठीक है, फॉलोवर है आरएसएस और हिंदुत्व का, जो कि अखंड भारत बनाना चाहता है। द बीजेपी इज एक्सप्लॉइटिंग द हिंदू तवा कार्ड। वो क्या कर रहा है, वो हिंदू तवा कार्ड को एक्सप्लॉइट करता है, प्रोमोटिंग हिंदू नेशनलिज्म, ठीक है, हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, गिविंग अ बूस्ट टू रीजनल हेजमनी, और बूस्ट अप करता है, ज्यादा परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो रीजनल हेजमनी को कायम करना चाह रहा है, बर्तरी को कायम करना चाह रहा है। एंड इंडिया क्वेस्ट फॉर ग्लोबल पावर स्टेटस, क्वेस्ट होता है जुस्तजू, और इंडिया की जो जुस्तजू है ग्लोबल पावर स्टेटस बनने की, उसकी तरफ निकल गया है। While India projects its role as a rising power and plays a larger role in the world, इंडिया जो है अपने प्रोजेक्ट के तौर पर राइजिंग, उभरती हुई पावर बन रहा है और एक दुनिया में एक अहम किरदार भी अदा कर रहा है। इट्स हेजमोनिक एम्बिशंस अंडरमाइंस एफर्ट्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एज वेल एज द वर्ल्ड। तो इसकी हेजमोनिक एम्बिशन, ख्वाहिशात यही है, मतलब एफर्ट्स ये है कि पीस और स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है वो रीजन में और दुनिया में। एज चाइना इज राइजिंग एट अ रैपिड पेस, और अब साथ ही साथ चाइना जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो उभर रहा है। एंड रशिया इज चैलेंजिंग द यूएस पोजीशन इन द वर्ल्ड, और रशिया भी चैलेंज कर रहा है यूएस की पोजीशन को दुनिया के अंदर, इन पर्टिकुलर इन ईस्टर्न यूरोप एंड द मिडल ईस्ट। और खसूसी तौर पर ईस्टर्न यूरोप के अंदर हम देख सकते हैं, मिडल ईस्ट में देख सकते हैं। एंड यूएस इज ट्राइंग एवरी पॉसिबल ऑप्शन टू रिटेन द स्टेटस क्यू। और यूएस अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, हर तरह की पॉसिबल कोशिश कर रहा है, मुमकिन कोशिश कर रहा है स्टेटस क्यू को रिटेन करने की। The world is facing a future of intense competition between the great powers and its implication of South Asia are quite evident। evident यानी सबूत है, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमें इंटेंस यानी शिद्दत वाला जो मुकाबला नजर आ रहा है ना, ग्लोबल पावर्स के दरमियान, ग्रेट पावर्स के दरमियान, तो ये इम्प्लीकेशंस लेकर आएगा, असरात लेकर आएगा साउथ एशिया रीजन के लिए, जिस तरह से पिछली हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि लेकर आता रहा है। तो ये एविडेंट है, काफी मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा है इस चीज का। दो न्यूक्लियर डेटरेंस हैज हेल्प डिमिनिश ईच एडवर्सरी, एडवर्सरी भी होती है दुश्मनी ही, वॉर वेगिंग पोटेंशियल एंड प्रिवेंट मिलिट्री एंगेजमेंट एंड कन्वेंशनल वॉर्स, ठीक है। अगरचे हम देखें न्यूक्लियर डेटरेंस अगर देखें तो वो भी हेल्प करती है डिमिनिश करने के लिए
अगर ऐसा हो जाता है, न्यूक्लियर डेटरेंस करते हैं, तो वो एडवर्सरी, ये दुश्मनी जो वॉर है, इन चीजों की कम हो सकती है, प्रिवेंट कर सकते हैं मिलिट्री एंगेजमेंट को या कन्वेंशनल जो वॉर्स चलती आ रही हैं उनको। ठीक है, बेसिकली डेटरेंस होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स या चीजों को या पोटेंशियल को एक्वायर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले लेना, और सिर्फ ड्रा ड्रा धमका कर जो है वो चीजों को प्रिवेंट करना, यानी जंग को प्रिवेंट करना। जब जंग को रोका जाता है ड्राई धमकाने से, तो उसको डेटरेंस कहते हैं। Emerging shifts at the global level are fueling the arms race. The introduction of modern military technologies and aggressive military doctrines, thus intensifying rivalries and nuclear risk in this conflict-prone region. अब हमें जो इमर्ज होते नजर आ रहे हैं, इमर्ज मतलब उभरते हुए, शिफ्ट जो नजर आ रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, वो हमें ज्यादातर आर्म रेस बहुत ज्यादा फ्यूल होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एग्रेसिव मिलिट्री डॉक्ट्राइंस नजर आ रही हैं, इंटेंसिफाइंग यानी कि बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलाती हुई, उसमें शिद्दत आती हुई राइवलरीज में नजर आ रही है। न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहे हैं इस रीजन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट हमें जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।